भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो, एक ना हो। वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट उनको दिख जाएगा। नंबर नंबर नोट करना है। ओके, OTP आता है। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है। पर्पस ये है कि जो भी एरर होते हैं रजिस्ट्रेशन में, नेम एज वगैरह में, तो ये मल्टीपल सेल्फ रजिस्ट्रेशन के औसत ये ATM टाइप का है। यू पुट योर नंबर एंड टेक आउट योर रिपोर्ट। तो 24 आवर्स कभी भी पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स ऐसे ही इसी में अपनी निकाल के रखते। ये इंडिया में 7 या 8 ही है अपने पूरे मार्केट में। ये आपकी जो ब्लड शुगर, थायराइड, उसकी ये 5 करोड़ की मशीन है, जिसपे हम 20 रुपये में शुगर करते हैं। सो इट इज द हाईएस्ट टेक्नोलॉजी एंड द लेटेस्ट मशीन अवेलेबल इन द कंट्री और इंटरनेशनल। सो यू जस्ट पुट द सैंपल हियर और आप इसको सैंपल मिक्स करेगा, कभी आपका ब्लड का सैंपल मिक्स करेगा, कभी रिपोर्ट ये करेगी। कोई मैनुअल कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई गलती हो। इसको बोलते हैं कोवार्स 8000 और ये जर्मन मशीन। जो बेबी होने वाले थे उनमें वो फ्यूचर में एबनॉर्मल तो नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो उसको ड्यूअल ट्रिपल टेस्ट बोलते हैं, मैटरनल स्क्रीनिंग। तो खास करके उसके लिए ये मशीन बुलाएगी। तो जिस टेस्ट के लिए जो बेस्ट वो रहता है ना, वो हमने लगाई। ये ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। जैसे वो टेस्ट में और मशीन में भी लगा और उसकी जो बेस्ट है वो उसी पे लगे। तो लाइक दिस इज फॉर लीडर, तो अभी अपने को बहुत लगे। डिटेल्स लिखते हैं, उसके बाद डिटेल्स के बाद स्कैनिंग और स्कैन कैसे करते हैं? बारकोड पहले से लगाते हैं, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एरर, मतलब इसके बाद सीरम मशीन सैंपल्स होते हैं, जो सीरम सैंपल्स इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, वो वालों की इसकी एंट्री हो जाती है। स्कैन करके जैसे इसने स्कैन किया तो नाम आ गया और टेस्ट भी आ गया। मशीन भी ये बारकोड रीड करेगी। इसके बाद कुछ भी ये हाथ से कुछ भी नहीं करेंगे, बस क्या इन्होंने रिसीव किया, सब ब्लड हाथ से लेते हैं, उसके बाद सब आएंगे। टेक्नीशियन हूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा। ये पूरा बायोसेफ्टी लेवल 3, जिसे इन शॉर्ट में BSL 3 बोला जाता है। यहाँ वायरोलॉजी का भी काम होता है अपना। मेनली अभी अपन यहाँ कोविड का पूरा काम कर रहे हैं। ये हमारा एरिया 1 है, जो रिएजेंट प्रिपरेशन है। यहाँ पे हमारे रिएजेंट्स बनते हैं। यहाँ पे
मिक्स बनते हैं, मास्टर मिक्स बोलते हैं, मास्टर मिक्स प्रिपरेशन। इसमें हम एम्प्लीफिकेशन ए, एम्प्लीफिकेशन बी सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, मतलब एंजाइम और प्राइमर्स, प्रोज, ये पूरा मिक्सिंग यहाँ पे होता है। ये अपना रिएक्शन बनता है पूरा यहाँ पे। टैबलेट प्रिपरेशन एरिया है, सेकेंड एरिया है ये। एक्सट्रैक्शन रूम है, यहाँ पे आरएनए एक्सट्रैक्ट होते हैं, वायरस का आरएनए पूरा निकालते हैं हम। जब तक ये डोर इंटरलॉक सिस्टम है, जब तक ये डोर क्लोज नहीं होता तब तक ये डोर ओपन नहीं हो सकता है। ये हमारा एम्प्लीफिकेशन एरिया है। यहाँ पे वहां से जो हम रिएजेंट बनाते हैं वो रिएजेंट और यहाँ से वो जो आरएनए निकले हैं वो दोनों आरएनए हम यहाँ मिक्सिंग करते हैं, रिएजेंट के अंदर आरएनए मिक्सिंग करते हैं। देन इसके बाद ये पीसीआर मशीन्स है, आरटीपीसीआर मशीन्स है ये दो हमारे पास। काइजन की रोटरजिन क्यू मशीन्स है ये। इस मशीन में हम पीसीआर लगाते हैं और ये उसके सॉफ्टवेयर का है पूरा सिस्टम उसको यहाँ से पूरा ऑपरेट होता है हमारा। ये जो टेस्ट है ये एएनए प्रोफाइल बोलते हैं। आजकल ये बीमारी बहुत बढ़ गई है, जिसमें कि बीमारी के लिए होता है। ये बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं बॉडी में जिसमें अपने ही सेल को किल करती है, तो इसको ऑटो इम्यून प्रोफाइल बोलते हैं। कई बीमारियां हैं, जॉर्डन सिंड्रोम है, तो उन सब में ये वाला टेस्ट की जरूरत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम मौजूद हैं इंदौर सेंट्रल लैब में। सेंट्रल लैब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एमपीओ देश की मोस्ट अफोर्डेबल लैब है जहां पर तमाम तरह के टेस्ट किए जाते हैं। और हमारे साथ यहां पर मौजूद है डॉक्टर विनीता कोठारी मैम सेंट्रल लैब की ऑनर हैं और हम मैम से जानते हैं सेंट्रल लैब के बारे में, साथ ही उनके बारे में और सेंट्रल लैब में आपके लिए क्या क्या सर्विसेज हैं उसके बारे में भी हम मैम से जानेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन क्या रहा, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ताकि हमारे दर्शक जान सकें। आपको वैसे तो जानते हैं बट फिर भी। मैं डॉक्टर विनीता कोठारी हूँ। मैंने MBBS और MD पैथोलॉजी में MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से ही किया है और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। तो मैं साइन हॉस्पिटल मुंबई में, फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, फिर UK में गिलफोर्ड में काम करने के बाद मैं वापस लौटी इंदौर में कैंसर केयर ट्रस्ट के लिए और कैंसर केयर ट्रस्ट के बाद मैंने CHL अपोलो ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने सेंट्रल लैब की शुरुआत। मैम, डॉक्टर एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पेशा है, तो इसका चुनाव आपने क्यों किया? ये तो बचपन से ही एक सपना सा था, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत इम्प्रेस करते थे और उनको वो अपॉर्चुनिटी होती थी जो हम उनको रोल मॉडल मानते थे कि वो जब भी बीमारी में हम छोटे थे और डॉक्टर्स के पास जाते थे तो वो एक बहुत ही आइडियल हमको लगते थे। तो बचपन से इच्छा थी कि डॉक्टर बनना है। सेंट्रल लैब की शुरुआत कब से हुई और इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं? सेंट्रल लैब मैंने 2011 में शुरू किया था और 2011 से अभी तक इसकी इंदौर में ही करीब 38 सेंटर्स हैं। ग्रेटर इंदौर में कई सेंटर्स हैं और इसके अलावा 8 लैब्स हैं। मध्य प्रदेश की सब मेजर सिटीज़ में हमारी लैब्स हैं, जैसे जबलपुर, भोपाल, रीवा, सतना, रतलाम में भी है। देखा जाता है कि जो सेंट्रल लैब का रेट है बाकी लैब के मुकाबले काफ़ी कम है, तो किस तरह से ये सब चीज़ें मैनेज हो पाती हैं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचे? देखिए, मैंने ये ऑब्जर्व किया था और हम सभी जानते हैं कि जब भी जो डायग्नोस्टिक है वो अब रीढ़ है प्रॉपर ट्रीटमेंट की, तो बिना डायग्नोसिस करेक्ट हुए ट्रीटमेंट सही नहीं हो सकता। और ग्रेजुअली जो पहले हमारे जब हम पढ़ते थे तब तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूटिलिटी कम थी और कम तरह के टेस्ट होते थे और डॉक्टर्स क्लिनिकली ही ट्रीट करते थे ज़्यादा। लेकिन अब ग्रेजुअली नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, पैथोलॉजी में तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हर बीमारी के लिए कंसल्टेंट द्वारा लिखे जाने लगे और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट आया। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की कॉस्ट पेशेंट पे भारी पड़ने लगी। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में ऐसा था कि कुछ ही टेस्ट जो बेसिक
टेस्ट थे और एक लेवल तक के ही टेस्ट मध्य प्रदेश में होते थे। और जब मैंने चूँकि गवर्नमेंट से लेके म्यूनसिपल से लेके ट्रस्ट से लेके कॉरपोरेट सब तरह देखा, तो मैंने देखा कि हर तरफ ही कहीं भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि कॉरपोरेट में पेशेंट रिच है तो उसको डायग्नोसिस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, या गवर्नमेंट में गरीब है इसीलिए उसको प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे लगा कि हमारे मध्य प्रदेश में टेस्ट क्योंकि हम कम करते हैं और हर चीज़ हम बॉम्बे, दिल्ली या मेट्रोस में भेजते थे, और कॉरपोरेट लैब्स जो टेस्ट लाई जाती थी वो सैंपल कैसे जा रहा है वहाँ तक, वहाँ कौन रिपोर्ट कर रहा है, अगर क्लिनिकली वो मैच नहीं हो रहा है तो फिर हम 4-5 दिन के बाद जब रिपोर्ट आती थी तो फिर बैक टू ज़ीरो हो जाते थे, और इसमें पेशेंट अननेसेसरी भर्ती रहते थे, ट्रीटमेंट के लिए वेट करते थे। तो मुझे लगा कि स्टेट को एक ऐसी लैब की ज़रूरत है जहाँ पर टेस्ट हमारे यहाँ ही हो जाए। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे स्पेशलाइज्ड टेस्ट एमपी में हो सके, उस कंसेप्ट के कारण ही मैंने सेंट्रल लैब की शुरुआत की। जी, टेक्निक्स की बात करें हम तो यहाँ पर जो मशीनें हैं या जिस तरह से काम होता है तो वो वर्किंग स्टाइल क्या है, किस तरह से सारे टेस्ट कंप्लीट होते हैं? देखिए, तो जैसे कि जब से मैंने टेस्ट लैब शुरू की तो सबसे पहले मैंने जो हाईएस्ट क्वालिटी एक्रेडिटेशंस अवेलेबल हैं वो लैब के लिए ली। तो शायद हिंदुस्तान की ये सबसे यंग लैब होगी जो NABL एक्रेडिट होगी, क्योंकि लोग काफ़ी साल लैब चलाते हैं फिर एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं। मेरा मकसद था कि डे 1 से मेरे यहाँ से एक भी रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं जाना चाहिए, तो NABL एक्रेडिटेड लैब थी। और जो भी मशीन्स हैं उसमें जैसे कि हम इंदौरियों का रहता है कि हम बहुत ही अपनी सिटी के लिए बहुत अफेक्शनेट है, तो मैं बहुत पैशनेट थी। मैं जो वे बैक इन 2007 तक के मैं हर महीने एकेडमिक मीट अटेंड करने मुंबई जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ वो होता ही नहीं था उस लेवल का डिस्कशन ऑन एकेडमिक्स। तो एक बार मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ऐसी मंथली मीट को गई थी, तो वो लोग कह रहे थे कि अब हम लोग NABL एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, तो अब मध्य प्रदेश को तो 10 साल लगेंगे। और वो बात मुझे इतनी हर्ट कर गई थी कि दैट वाज द डे आई डिसाइडेड, एंड आई थिंक उनके साथ हमने भी एक्रेडिटेशन कर लिया था। तो मध्य प्रदेश का पहला NABL एक्रेडिटेशन भी मैंने किया। और चूँकि मैं काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम करी हुई थी तो मुझे पता था कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है और टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हालांकि पेशेंट कई बार समझ नहीं पाते कि उनके लिए तो ब्लड शुगर है या कोई भी टेस्ट के नाम से है। डॉक्टर्स को भी जो पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं वो काफ़ी हम लोग प्रिमिटिव मशीन्स देखते थे उस ज़माने में, लेकिन एज अ पैथोलॉजिस्ट तो मुझे पता है कि मैं कौन सी मशीन यूज़ करूँगी, क्या टेक्नोलॉजी और क्या एक्सपर्टाइज यूज़ करूँगी तो वो पर्टिकुलर टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी होगी। तो शुरू से ही मैंने उसी लेवल पे जो भी इंडिया में हाईएस्ट टेक्नोलॉजी फॉर अ पर्टिकुलर टेस्ट होती है वो सेंट्रल लैब में ज़रूर होती है। तो मैंने इस कमिटमेंट के साथ कि मेरे स्टेट में बेस्ट टेक्नोलॉजी होना चाहिए और हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्योंकि हम MP में हैं तो ये चीज़ नहीं कर पाए, तो हमने कंपेरेबल लैब शुरू से बनाई, अफोर्डेबल लैब बनाई, और जो भी इंडिया में हमको अलग अलग जगह एक्सपर्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलते रहे उनको भी हम हायर करते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि रेट्स के मामले में बहुत अफोर्डेबल होती है सेंट्रल लैब सभी के लिए, तो जब आपने ये रेट्स कम रखना स्टार्ट किए, हम नाम तो नहीं ले सकते लेकिन दूसरी जगह के हम देखते तो काफ़ी हाई रेट है, तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि लोगों ने कहा कि आप क्यों कम रेट रख रही हैं या कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े आपको? जी, बहुत रेजिस्टेंस था। तो जब मैंने रूटीन पैथोलॉजी शुरू किया तो बिल्कुल सिंपल मेरा एम था कि बेस्ट टेक्नोलॉजी से होना चाहिए पर रेट्स जितने मैं कम कर सकूं उतने मैंने पेशेंट के लिए करना ताकि वो टेस्ट जो ज़रूरी है वो अफोर्ड कर सके और ट्रीटमेंट सही हो सके। तो जब इनिशियल मेरी जर्नी की अगर आप बात करें तो जब मैंने रेट्स कम किए तो मुझे
खास करके पैथोलॉजी एसोसिएशन के जो पॉलिटिकल पोस्ट वाले लोग थे, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह हम ये ना कर सकें। लेकिन भगवान की दया है और मेरा फर्म बिलीव था कि अगर मैंने करना है तो पेशेंट के लिए जो भी बेस्ट रेट पे मैं कर सकूं, जो भी मेरे ओवरहेड है। कभी भी मैंने ऐसा नहीं कि जेब से लगा के टेस्ट किया। शुरू से ही मैं सस्टेनेबल रेट्स पे ही काम करती रही, लेकिन प्रॉफिट का लालच कभी नहीं रहा, तो उस तरह से मैं कर पाई। और फिर ग्रेजुअली जैसे वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को क्वालिटी के बारे में पता पड़ गया, लोग अब्रॉड भी जाते हैं और सेंट्रल लैब की रिपोर्ट ऐसी ही एक्सेप्ट होती है, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे बात फैलने लगी तो उसके बाद बल्क क्रिएट होने लगा। बहुत सारे पेशेंट्स, आई थिंक इंडिया में बहुत ही गिनी चुनी लैब्स होंगी जिसमें सेंट्रल लैब है, जहाँ कंप्लीट डायरेक्ट पेशेंट वॉक इन है। पेशेंट खुद ही डिसाइड करके हमारी लैब पे जाते हैं, डॉक्टर कहीं का भी बोले। और दूसरा ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसल्टेंट्स खुद के टेस्ट हमारे यहीं कराते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन है। जी, कोविड का वक्त मेडिकल फील्ड के लिए बहुत सफ़र भरा रहा, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने वर्क किया, तो इस वक्त में आपने कैसे काम किया? तो जब कोविड की डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होने लगी, पहले जब गवर्नमेंट ने शुरू किया था तो मैंने उनको अपनी मशीनें और अपने जो स्टाफ है सब कुछ दे दिया था कि ताकि उनको हेल्प हो जाए। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ बहुत ही सून कि रिपोर्टें 5-7 दिन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द बल्क, एंड दे नीडेड हेल्प फ्रॉम अ प्राइवेट पर्सन। और चूंकि मैं मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट का काफ़ी एक्सपीरियंस रखती थी, लास्ट ईयर भी जब स्वाइन फ्लू आया था तो सेंट्रल लैब भी मध्य प्रदेश में अकेली लैब थी जिसने किया था। और टेक्नोलॉजी वाइज हमारे पास वो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, तो फिर हमने तुरंत ही कोविड की टेस्टिंग चालू कर दी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमको स्टाफ को मोटिवेट करना था, क्योंकि मैं अकेले तो कुछ भी नहीं करती, इट इज़ ऑल अ टीम वर्क। तो टीम को मोटिवेटेड रखना, उनकी फैमिली को काउंसिल करना, कि वो एक ज़्यादा चैलेंजिंग था। पर डे 1 से, जब से मैंने ICMR का गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड से ही हमने डे 1 से एक्सेप्टेंस लिया, और तब से शायद आज तक 20 घंटे से कम कभी भी नहीं काम किया। ओके, कोविड के वक्त का बेस्ट अचीवमेंट कौन सा रहा, और अब तक आप इतने सालों से वर्क कर रही हैं इस फील्ड में, तो बेस्ट अचीवमेंट और अवार्ड्स कौन से रहे आपके? कोविड के अचीवमेंट में तो ये था कि क्योंकि हम 8 आवरली रिपोर्ट दे पा रहे थे, तो पेशेंट्स का टाइमली ट्रीटमेंट हो पा रहा था। और आई थिंक जो इनिशियल जो हमने मोर्टेलिटी देखी थी, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, वो डिलेड डायग्नोसिस भी उसका एक कारण था। जल्दी ट्रीटमेंट इनिशिएट होने से पेशेंट बच जा रहे थे। तो एक तो पूरा पैशन ही वो था कि हम जितने भी लोगों की एटलीस्ट लाइफ सेविंग काम कर सके तो वो अच्छा है। दूसरा, मैंने शुरू से ही देखा कि जैसे जब गवर्नमेंट ने 4,500 टेस्ट के रेट अप्रूव किए थे, तभी 4,500 मुझे अगर एक परिवार करता था तो मुझे गिल्ट होता था कि वो 10 लोग मिलके 45,000 पे करें। तो मैं कंटिन्यूसली, लेकिन वो टाइम था कि रिएजेंट वाले भी काफ़ी रेट चार्ज करते थे और स्टाफ को भी बहुत इंसेंटिव देना पड़ता था। लेकिन मेरी कंटिन्यूसली यही एफर्ट रहा कि कैसे मैं रेट कम कर सकूं। तो आई थिंक जब सरकार 4,500 ले रही थी, जैसे ही मैं कुछ ही दिनों में मैंने 3,500 कर दिया था। और जब फिर मैंने गवर्नमेंट को बोला कि अब 2,500 अफोर्डेबल है, और आई थिंक उसके मेरे कहने के 2-3 दिन बाद उन्होंने 2,500 कर ही दिया, पर मैं पहले ही 2,500 कर चुकी। और फिर जब गवर्नमेंट ने 1,200 रेट किया, तब मुझे 1,000 में भी वो अफोर्डेबल था, तो मैं अभी भी पेशेंट से 1,000 ही रुपये लेती हूँ। तो रेट्स एक इम्पॉर्टेंट था, स्पीड एक इम्पॉर्टेंट था, और क्वालिटी। क्योंकि अचानक ऐसा हुआ कि लोग अलग अलग जो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे ट्रूनेट वगैरह पे रिपोर्ट देने लगे, एंटीजन पे रिपोर्ट देने लगे, और उससे फिर करेक्ट डायग्नोसिस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। तो हम लोग कंटिन्यूसली ही जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड किया जाता है, तो जहाँ भी गलतियाँ होती थी वो क्रॉस चेक के लिए हमारे आता था, और जो रिपोर्ट्स हमारी एम्स में जाती थी उसमें हमको 100% मार्क्स मिलते।
मैम आप WHO से भी किसी तरह से कनेक्ट है, कुछ जी। आपका खास अचीवमेंट रहा है वहाँ? अच्छा, ये जब 2011 में मैंने जब लाइफ शुरू की थी, जी। तभी मैंने ये मोस्ट अफोर्डेबल एट हाईएस्ट क्वालिटी का हमने जो एक कोशिश की थी, उसका जो डाटा हुआ था साल भर का, वो IIT मुंबई के प्रोफेसर अनब जना ने WHO की कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था. And that time it was considered one of the best model for urban India. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इनिशियल स्टैम्प ने ही हमको काफ़ी मोटिवेट कर दिया कि वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू डू इज करेक्ट थिंग एंड हेल्पफुल. मैम इंदौर को चुनने की क्या वजह रही? जैसे आपने बताया कि आपने कई जगह काम किया है, मुंबई, दिल्ली, कई सारे हॉस्पिटल सब में काम किया है, लेकिन इंदौर को ही आपने क्यों चुना? कुछ खास वजह? देखिए, एक तो हर इंदौरी का इंदौर के लिए एक अलग ही तरह का प्यार है, तो वो मुझे भी था. और जब मैं बॉम्बे में काम कर रही थी तो मुझे यहाँ स्टेट कॉन्फ्रेंस में एक कैंसर के पर्टिकुलर टेस्ट के टॉक के लिए बुलाया गया था, MP स्टेट कॉन्फ्रेंस. तो जब मेरा लेक्चर हो गया तो मुझे कैंसर केयर ट्रस्ट के पदाधिकारी मिले और उन्होंने बोला कि जो तुम काम बॉम्बे में कर रहे हो वहाँ तो 10 लोगों को आता होगा, पर MP में करने वाला कोई नहीं है, तो तुम इंदौर के ही हो तो इंदौर में ये काम करो. तो फिर वो एक थॉट मुझे बहुत सही लगा कि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर अगर बाहर ही बाहर करते रहेंगे तो फिर स्टेट के लिए कौन सोचेगा. तो वही डिसीजन मेकिंग मेरे लाइफ का एक्चुअली. आप सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह से लोगों के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं आप? तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि भगवान ने इस जन्म में मुझे चुन के पैथोलॉजिस्ट बनाया. तो मैं पैथोलॉजी मेरा एक्सपर्टाइज है, तो अगर मैं उस सब्जेक्ट के थ्रू जितना भी किसी की मदद कर सकती हूँ, और चाहे वो MY का पेशेंट हो या कोई भी, उनके लिए मैं अगर फ्री भी मेरी अफोर्डेबिलिटी होती है तो वो कर देती हूँ, कम में कर सकूँ तो कर देती हूँ. और उसके बाद फिर मैंने क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं एक ही जगह लैब करके और काम करूँगी तो जो छोटे टेस्ट हैं उसमें कॉस्ट ट्रैवल की ऑटो में आएगा या किसी भी व्हीकल से आएगा, रिपोर्ट के लिए दूसरी बार आएगा, तो वो रेट कटिंग भी मैं करना चाहती थी. तो अगर मैंने ब्लड शुगर का रेट जैसे 20 रुपये कर दिया, लेकिन अगर उसका आने जाने में 50 रुपये लग जाएगा तो मेरी जो भावना से मैं काम कर रही हूँ वो नहीं होगा. तो उसमें मुझे इंदौर के सभी ट्रस्ट ने बहुत मदद की. और जैसे शारदा मठ है, अनंतनाथ है, वैष्णव ट्रस्ट है, गुजराती समाज है, बोहरा समाज है, ऐसे हर समाज के लोगों ने मुझे अपने यहाँ एक जगह दी जहाँ मैं कलेक्शन सेंटर बना सकूँ, और वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करके और सबको एक ही क्वालिटी रिपोर्ट मेन लैब से दे देते हैं. तो वहाँ जो मैं कलेक्ट करती हूँ उसका मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट उस पर्टिकुलर ट्रस्ट को डोनेट कर देती हूँ, जिसके थ्रू वो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. जी मैम, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, सेंट्रल लैब में भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं डाउट है. उनको लग रहा है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है, कुछ हो जाएगा, ऐसी चीज़ें चल रही हैं लोगों के मन में. तो आप उन्हें कैसे अवेयर करेंगे वैक्सीन? तो देखिए, जब वैक्सीन जिस दिन शुरू हुआ 16 तारीख को, मैं फर्स्ट वॉलेंटियर थी, तो हम 10 डॉक्टर्स में से सबसे पहले हमको बुलाया गया था और हमने इसीलिए लगवाया था. आप सब आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि ताकि वो देख सकें कि अगर हमको कुछ नहीं हुआ है इस एज में तो उनको भी नहीं होगा. एब्सोल्युटली सेफ है वैक्सीन. आप ये बात समझिए कि अल्टीमेटली ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा. आप कई तरह की न्यूज़ सुन रहे होंगे कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो, और ऐसे के दुख के केस हैं, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि अगर उनको हो भी गया तो सीरियस नहीं हो. तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है. हम कोविड से क्यों डर रहे थे? वैसे तो सर्दी जुकाम भी, इन्फ्लुएंजा भी होता ही है आदमी को थोड़ा बहुत, लेकिन हम इसलिए डर रहे थे कि लंग खराब हो जाती है, ICU में चले जाते हैं, कई डेथ्स हो गई. वो सब नहीं होगा क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर लेवल तक इम्यूनिटी आ जाएगी. तो अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें, वैक्सीन ज़रूर लगाएं. मैं खुद दोनों डोज वैक्सीन लगा चुकी हूँ. मेरे पेरेंट्स से 80+ के उनको लगा चुकी हूँ. तो हर एज के मेरे स्टाफ है, 20, 30, 40 साल के, सबको लगा चुकी हूँ. तो किसी भी हालत में कोई तरह का डर की ज़रूरत नहीं है. आपको मदद ही करेगा, घाटा तो बिल्कुल भी नहीं.
जी, अगर किसी को वैक्सीन लगवाना है तो उसकी प्रोसेस क्या है, किस तरह से अपने आप तो को वैक्सीन गवर्नमेंट ने इसको स्टेप वाइज किया था। शुरू में उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स किए, फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, अब 60+ 50+ विथ मॉर्बिडिटी, 45+ विथ कोमॉर्बिडिटी के लिए उन्होंने लिंक दे दिए। पेशेंट सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, और किसी भी वैक्सीनेशन के जितने भी डेस्टिनेशन है उसमें से चूज करके वो जा सकते हैं। और घबराए ना, अगर समझो नंबर ना आए तो एकदम भीड़ लगाने की, मैं सुन रही हूँ कि 500 लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो हम कोविड फैला देंगे। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि अभी हम कोविड से बचे नहीं हैं, तो कोविड का पूरा प्रिकॉशन लेते हुए वैक्सीनेशन साइड पे। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, तो इस पर आपका क्या विचार है? मेरा ऐसा मानना है, और आप भी फीमेल हैं और मैं तो बहुत अच्छी फीमेल से रोज ही मिलती रहती हूँ। मेरी टीम में भी जो मेरे बेस्ट टेक्नीशियंस हैं वो अधिकतर फीमेल हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि फीमेल्स को भगवान ने एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ दी हैं मल्टीटास्किंग की, जो मेल्स को नहीं है। तो मैं तो कभी भी मेरी पढ़ाई से लेके अभी तक किसी स्टेप पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फीमेल हूँ तो वो काम नहीं कर सकती हूँ जो मेरा मेल काउंटर पार्ट या कलीग कर सकता है। तो और जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा पेशेंस है और मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी भगवान ने दी है, तो हमको तो सब कुछ करना चाहिए। पैशन से अगर फीमेल कोई काम करे 100% सक्सेसफुल होगी। देखा जाता है कि कई वर्क प्लेस पे मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट होता है वुमेन्स के आसपास, तो वो परेशान हो जाती हैं कई बार। तो वो खुद को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रख सकती है, और जो मेल हैं वो इसमें किस तरह से सहयोग दे सकते हैं? देखिए, जैसे कि हम तो मेडिकल में थे जहाँ काफ़ी फीमेल्स होती हैं, और मैं क्योंकि अक्रॉस द सिटी और कई बार गांव में, जैसे अभी मैं आपको बताना भूल गई, करीब 5000 लोगों का हमने 500 रिमोटेस्ट विलेज में काम किया है, उसमें भी फीमेल टेक्नीशियंस ने हमारी हेल्प की है। अगर महिला अपने वर्क के प्रति सिंसियर है और वो खुद फर्म है अपने प्रिंसिपल्स के प्रति, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत है कि हमको पीछे कर सकें या हमें कोई डरने की जरूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से लॉज इनफ है प्रोटेक्टेड, और सोशल मीडिया है, लोग डरते हैं। अगर आप कोई काम आपके साथ गलत हो रहा है, आप तुरंत उसके प्रति एक्शन करवा सकते हैं। प्रोग्रेस में तो मैं नहीं मानती कि फीमेल को कोई रोक सकता है। और जो लोग ये बहाना बना के घर बैठ जाते हैं कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरा खुद का बेटा IIT से पढ़ा है और मेरी बेटी भी आईवी लीग में पढ़ी है, तो मैं कभी उनके साथ उनको लेके पढ़ाने के लिए नहीं बैठी। अगर वो देखते हैं कि उनकी मदर बहुत हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है अपने काम के प्रति, तो बच्चे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनफैक्ट वो बेटर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स और बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। तो आई थिंक हम जो बच्चों को बोल बोल के करते हैं उसके बजाय हमको दिखा के करना चाहिए, वो ज़्यादा इम्प्रेस और वो करता है। वुमेंस डे करीब है, तो आप क्या मैसेज फॉरवर्ड करेंगे? वुमेंस डे पे मैं सब फीमेल्स को यही कहना चाहूँगी कि आप खुद मोटिवेटेड रहें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लाइफ में चाहें और अचीव नहीं कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई आपके आसपास ऐसी कोई फीमेल है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, ज़रूर करें। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर जैसी पोस्ट पे या आपके पास पावर है तो प्लीज़ आप फीमेल्स को एनकरेज करिए, उनको आगे लाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर हमारा फीमेल पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो कंट्री और स्ट्रॉन्ग होगी। एक और चीज़ पूछना चाहूँगी मैं कि आप इतने सालों से मेडिकल फील्ड में हैं, तो एक सक्सेसफुल डॉक्टर में एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर्स को हरदम अपडेट रहना होता है, लेकिन उसके अलावा क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक डॉक्टर में जो उसे सक्सेसफुल बनाती है? मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि ऑफकोर्स एकेडमिक जैसे आपने बोला वो तो हम लोग को करना ही पड़ता है, पर अगर मैं पेशेंट को मेरा सेंटर बना के काम करूँ कि मेरे जिस एक्शन से मेरे जो भी मैं काम कर रही हूँ उससे मेरा पेशेंट फर्स्ट वाला मेरा अगर मोटो रहेगा तो डेफिनेटली सक्सेस मिलना ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जी, सेंट्रल लैब के थ्रू कोई मैसेज देना चाहती हैं आप दर्शकों को? तो मैं सेंट्रल लैब के थ्रू यही आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं। ऐसी नौबत ना आए कि आप बहुत बीमार हो जाए और आप हॉस्पिटल में हो और आपका बहुत खर्चा हो। सिंपल टेस्ट
है आपके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, जैसे शुगर के लिए है शुगर टेस्ट, या लिपिड प्रोफाइल है, कुछ बेसिक किडनी के टेस्ट है, वो आप ईयरली या आपकी एज के हिसाब से डिसाइड करके प्लीज़ कर लें। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पेशेंट जब एडमिट होते हैं तब उनको पता पड़ता है कि वो ये बीमारी से जूझ रहे हैं। तो अगर टाइमली वो कर लेंगे तो बहुत ही बेसिक सिंपल ट्रीटमेंट से वो हेल्दी रह सकेंगे। और मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्थ, तो आप प्लीज़ हेल्थ के लिए जागरूक रहें। और अगर स्ट्रेसफुल लाइफ है तो योगा जरूर। हमारे जो यूथ है, जनरेशन है, उन्हें आप क्या मैसेज देंगी? क्योंकि मतलब कई बार कंफ्यूज होती है जनरेशन कि उन्हें करना क्या है, या जो वो कर रहे होते हैं उसमें भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ अपनी जो यंगर जनरेशन है। मैं तो मानती हूँ कि वो हमारी जनरेशन से मच स्मार्टर है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर वो कोई भी काम चुने, ये तो हम सब जानते हैं कि कोई काम बड़ा चुना नहीं है, तो जो काम में पैशन हो, जो काम करने में आपको सच में दिल से खुशी मिलती है, उसमें आप पैशनेटली काम करेंगे तो आप जितनी सक्सेस चाहेंगे उससे ज़्यादा आपको सक्सेस लाइफ में मिलेगी। और कभी भी कोई भी काम आप तय करें तो उसमें समाज का या सामने वाले का क्या भला हो रहा है और कितनी ईमानदारी से आप कर रहे हैं, बस यही बेसिक पैरामीटर्स हैं सक्सेस के मेरे हिसाब से। विनीता मैम से हमने कई सारी बातें जानी, सेंट्रल लैब के बारे में जाना, कैसे शुरुआत हुई और यहाँ पर अब कैसे वर्क किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया और एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर रेट्स आपके हिसाब से काफ़ी कम है, तो अगर आपको करवाना है कोई भी टेस्ट तो आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको आधुनिक मशीनें ही मिलेंगी जिनके ज़रिए आपके सारे टेस्ट कंप्लीट किए जाते हैं। तो आइए और सर्विस लीजिए और मैम से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.